वेलकम टू AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं अनामिका सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में सेल टॉपिक पूरी तरह से ओवर कर दिया था। आज फर्स्ट क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की। सो आज की क्लास में हम जानेंगे हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। अब कई सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है और जनरल नॉलेज के लिए भी ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप सभी को आ सकती है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सेल की जो ऑर्गेनेल्स है यानी कि उसके जो कोशिकांग होते हैं वो नॉर्मली हम सबको उसके बारे में नहीं पता होता है या हम एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी चीज हो ये हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो डाइजेशन पहली चीज तो होता क्या है, हम कितनी सारी चीजों को दिन भर में खाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम पानी भी पीते हैं, हम खाना भी खाते हैं। हम खाने में नॉर्मल फूड तो खाते ही हम, साथ ही साथ कई बार फास्ट फूड भी खाते हैं। कई बार कुछ लोग बाहर का ही ज्यादा खाते हैं, घर का इतना नहीं खाते हैं, या कुछ जो घर का ही खाते हैं। क्या ये खाना बहुत जरूरी है? क्या बिल्कुल जरूरी है। अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, और अगर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो ना ही हमारे बॉडी की ग्रोथ हो पाएगी और ना ही हमें एनर्जी मिल पाएगी। तो खाना खाना तो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो एनर्जी के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए हम जो प्रोटीन लेते हैं, हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम फैट भी लेते हैं, हम विटामिन भी लेते हैं, ये सब हमारे बॉडी में जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि हमारे बॉडी की ग्रोथ हो सके। बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उसमें भी कई सारी चीजें होती हैं, उनका सीधे डाइजेशन नहीं हो पाता है। प्रोटीन का भी सीधे डाइजेशन नहीं हो पाता है। उसी तरह से फैट हो गया, विटामिन हो गए, इनका डायरेक्ट डाइजेशन नहीं हो पाता है। ये कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म में होते हैं जिन्हें सिंपल फूड में कन्वर्ट करना होता है, साधारण भोजन में कन्वर्ट करना होता है, तब जाके इसका क्या हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है। बस उसी पूरे प्रोसेस को हमें कहाँ पढ़ना है, पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। और हम जानेंगे कि मेनली डाइजेशन जो है वो होता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका डायग्राम देखिएगा। ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल में मैंने आपको डायग्राम प्रॉपर पूरा बना के पढ़ाया था, वैसे ही मैं इसका भी डायग्राम आपको अच्छे से बना के बताऊंगी और उसमें भी हम चीजों के बारे में जानेंगे। बट अभी इस डायग्राम की हेल्प से समझिए सबसे पहले कि कौन सी चीज कहाँ होती है और कैसे हेल्प करती है। तो पहले तो नाम बस हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई हमसे पूछेगा कि डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। अरे भाई, हम हमारे फूड को माउथ में रखेंगे तभी तो डाइजेशन स्टार्ट होगा ना। तो बस यहीं से डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होगा। ये क्या हुआ? हम्म कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ? तो हमारे माउथ यानी मुख से जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। अच्छा, मुख में जैसे ही हम अपने फूड को रखते हैं तो तीन चीजें हेल्प करती हैं, और वो तीन चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे टीथ होते हैं, सेकंड होती है हमारी ही माउथ में टंग, और थर्ड होती है सलाइवरी ग्लैंड यानी हमारे दांत, हमारी जीभ और लार ग्रंथियां डाइजेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारा जो फूड है वो एसोफेगस से होता हुआ आहार नाल से, आहार नाल भी नहीं बोलेंगे इसको, ग्रसनी बोलेंगे, ग्रसनी से होता हुआ किस में जाता है? तो ये अमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है। तो सबसे पहले हमारा फूड कहाँ पर था? माउथ में। फिर कहाँ पर गया? ग्रसनी यानी एसोफेगस में। फिर हमारा फूड कहाँ पर जाता है? तो स्टमक में जाता है। हिंदी में जिसे हम अमाशय बोलते हैं, बायो की भाषा में मेनली वो अमाशय कहलाएगा। तो हमारा फूड जैसे ही स्टमक में जाएगा, अच्छा मैंने सेकंड नंबर पे ये क्यों नहीं लिखा एसोफेगस? हाँ, सेकंड नंबर में स्टमक ही क्यों लिखा? क्योंकि मैं मेनली वो सेक्शन से भी आपको बता रही हूँ जहां पर डाइजेशन होता ही है। मेन डाइजेशन होता है, एंजाइम्स निकलते हैं और कई सारे जूसेस भी निकलते हैं जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए मैं उस तरीके का सीक्वेंस बता रही हूँ। तो फूड पहले कहाँ था? माउथ में था। फिर ये एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में गया। एसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इससे किसी भी तरह की कोई एंजाइम या जूस नहीं निकलते, तो इसमें डाइजेशन नहीं होता है। ओके, अब
यहाँ पे स्टमक है, स्टमक में भी कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जैसे पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, ये मेनली आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके और फिर एचसीएल होता है, एचसीएल एक एसिड होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आप कहेंगे कि मैम हमारे पेट में एसिड है, तो डेफिनेटली है, पर क्या ये एसिड हमें हार्म कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, कई बार ये हमें हार्म भी कर देता है, बट ये हमारे स्टमक में यदि है तो हेल्प भी तो कर रहा होगा ना। तो जब मैं स्टमक पढ़ाऊंगी तो उसमें हम देखेंगे कि ये एसिड हमें हार्म कब करता है और ये कब हेल्प हमारी करता है। यदि इसकी मात्रा हमारे स्टमक में बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना, तो ये हमारे स्टमक को बर्न भी तो कर सकता है ना, जला सकता है। कई बार स्टमक में छाले हो जाते हैं, तो वो छाले भी होने के पीछे कारण होता है एचसीएल की मात्रा का बढ़ जाना, तो वो सब हम जानेंगे। तो उस कंडीशन में ना इसके चारों तरफ होती है म्यूसिन लेयर, है ना, और म्यूकस भी चिपका हुआ होता है, वो उससे प्रोटेक्ट करता है। तो स्टमक में हम इतनी सारी चीजें जानेंगे, एचसीएल को पढ़ेंगे, म्यूसिन लेयर यानी म्यूकस को पढ़ेंगे, और गैस्ट्रिक जूस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम पढ़ेंगे। सेकंड के बाद थर्ड नंबर पे अब हमारा फूड कहां पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं, हिंदी में ये ग्रहणी कहलाता है। तो ड्यूडेनम में फूड जाएगा और फिर ये छोटी आंत से इधर उधर पूरी तरह से घूमते हुए कहां पहुंच जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज क्लियर कर दूं कि जो फाइनल डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, छोटी आंत में ही हो जाता है। अब मैं यहाँ पर फूड वर्ड यूज नहीं करूंगी बल्कि वेस्ट प्रोडक्ट बोलूंगी, अपशिष्ट पदार्थ बोलूंगी, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ इस तरह से होता हुआ जाकर एनस के थ्रू क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, गूदा के थ्रू बाहर निकल जाता है। पर ये यहाँ से डाइजेशन ऐसे होना, और स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन कौन सी चीजें हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी, डाइजेशन में हेल्प करेंगी, इसी के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है, फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है, सब हमें जानना होगा। अभी केवल मैंने छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया है, केवल आपको बताया कि हमें पढ़ना क्या है, और समझते हैं इसी के बारे में। अब डाइजेशन में कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स लिखा है, मैंने आपको बताया था ना, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं माउथ में जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अभी केवल नाम जान लो, तीन तरीके की होती है, एक पैरोटिड होती है, एक सब मैंडिबुलर होती है, और एक सब लिंगुअल होती है। तीन तरीके की ग्लैंड्स जो है वो पाई जाती है ना। एक कान के नीचे होती है, एक दांतों के नीचे होती है, और एक जबड़े के नीचे होती है। कुछ इस तरीके से इसकी लोकेशन होती है। फेरेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो फेरेनिक्स बायो में रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमें इसे पढ़ना है, बट अभी ओरली समझिए कि फेरेनिक्स क्या होता है। तो फेरेनिक्स जो है वो दो चीजों को रास्ता देता है, एक तो फूड पाइप को और दूसरा विंड पाइप को। हम नाक और मुंह से क्या लेते हैं? वायु लेते हैं, हाँ या ना, लेते हैं, ये चीज तो है। तो जैसे ही अगर वायु जाएगी तो वो विंड पाइप के थ्रू कहां पहुंचाएगा? हमारे लंग्स में। और अगर हमने माउथ से फूड खाया है तो वो उसे कहां पर पहुंचाएगा? एसोफेगस से होते हुए फूड पाइप से लेकर कहां पर? स्टमक में। ये काम कौन करता है? फेरेनिक्स करता है ना। ग्रास नली भी जिसे हम कहते हैं, तो ये काम किसका होता है? फेरेनिक्स का होता है। टंग आप जानते ही हैं, एसोफेगस के बारे में बताया है कि यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। पेनक्रियाज बिल्कुल हमारी हेल्प करता है, कहाँ गया पेनक्रियाज? यहाँ पर बना नहीं है ना। अच्छा ये बना है, दिख रहा है छोटा सा, अभी मैं जब नेक्स्ट डायग्राम आपको बनाऊंगी तो उसमें हम अलग से प्रॉपर्ली बनाएंगे। तो पेनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, इससे कई तरीके के डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, और ये किस पर्टिकुलर सेक्शन से निकलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। और हमें गॉल ब्लैडर के बारे में भी पढ़ना होगा हिंदी में, जो कि पित्ताशय कहलाता है। बाकी ये सब तो हमारे ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो कूलन एक पार्ट होता है उसी के भी तीन सब टाइप यहाँ पर बताए गए हैं। सिकम के बारे में बताया है, और ये छोटा सा इस तरह से ये अपेंडिक्स होता है, ये यहाँ पर अलग से बताया गया है, जो कि सबकी बॉडी में होता है। इसका क्या काम है और क्या नहीं है ये भी जानना है हमको। फिर ये रेक्टम, ये सीकम, ये दो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारा मैंने एक तरह से आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है जो हमें मेनली पढ़ना है। बट
अगर किसी किसी को इस डायग्राम से समझ में ना आ रहा हो, कई बार बायो क्या होती है, किसी इमेज में ही सीधा समझा दो, तो किसी किसी के समझ आ जाती है, किसी के नहीं आती है, बट हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो बस आप मेरे साथ साथ जुड़े रहिए और समझते रहिए चीजों को कि हमें इसे पढ़ना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल रही हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम, चलो डायग्राम की हेल्प से जानते हैं। आप भी कुछ ऐसे ही बनाने की कोशिश करना अपनी कॉपी में। ये कुछ इसी तरीके से जाएगा, इसको यहां से लेकर आना और बस यहाँ पे स्टॉप कर देना। देन इसको इस तरह से लेना और ये ऐसा होगा और फिर ये यहां से एंड कर देना। सेम यही चीज इसके साथ भी करना, इसकी दूसरी वॉल भी बन जाएगी। ओके, अब अंदर वाला जो ये सेक्शन है ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ध्यान से बनाना, ऐसे सांप की तरह लहराते हुए मत बना देना, है ना, वो बिल्कुल फिर अजीब सा ही लगता है। थोड़ा मिलता जुलता बनाने की कोशिश करना आप अपने नोट्स में। अगर आपकी बायो कुछ नहीं भी अच्छी है, डायग्राम नहीं भी बना पाते हैं, बायो अच्छी क्या नहीं है, अब हो जाएगी आपकी बायो अच्छी, डायग्राम नहीं भी बनाते हैं तो कोई ऐसे टेंशन या घबराने वाली बात नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा लीवर वाला सेक्शन हम बना देते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम बना देते हैं लीवर। और इस वाले सेक्शन में हम बना देते हैं गॉल ब्लैडर। यहाँ पे हम बनाएंगे पेनक्रियाज। ओके, और यहाँ पे बनाएंगे हम अपेंडिक्स। चलिए नाम देना स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज की डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो भैया ध्यान रखेंगे हम कि ये माउथ से स्टार्ट होता है, हिंदी में जिसे हम मुख कहते हैं, है ना, मुख से ये स्टार्ट होगा। फिर ये हमारे इसे क्या बोलते हैं, तो ये हमारी एसोफेगस होती है। क्या होती है, हिंदी में जिसे हम ग्रसनी बोलेंगे, हिंदी में क्या कहलाएगी, ये ग्रसनी कहलाएगी। ये हमारा क्या है, तो इसे हम बोलते हैं लीवर। ये हमारा लीवर है जो कि हिंदी में यकृत कहलाता है, जो कि हिंदी में यकृत कहलाता है। नेक्स्ट, ये फिर हमारा गॉल ब्लैडर है, इसे आप क्या बोलेंगे, तो ये है गॉल ब्लैडर, हिंदी में जो कि हो जाएगा पित्ताशय। हिंदी वालों आपको ना नाम दोनों ही लैंग्वेज में ध्यान रखना है, एक लैंग्वेज में नहीं रखना है, क्योंकि कई बार वो इंग्लिश के वर्ड्स ही हिंदी में लिखकर दे देते हैं, पैनक्रियास को हिंदी में दे देते हैं, फिर क्या करेंगे आप, और ये ज्यादातर हिंदी में होता है, या तो बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी देंगे जो कि हम बायो दोनों लैंग्वेज में तो पढ़ ही रहे, बट अगर इंग्लिश को हिंदी में दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना। ये हमारा क्या है, तो इसे हम स्टमक बोलते हैं, है ना, हिंदी में जो कि क्या होगा, अमाशय। नेक्स्ट, और क्या क्या होता है, तो ये हमारा पेनक्रियाज है, ये है पेनक्रियाज, हिंदी में जो कि कहलाता है अग्नाशय। और ये वाला सेक्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा, सॉरी ये तो लार्ज हो गई, अंदर वाला सेक्शन हमारा क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत, हिंदी में जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं। बाहर वाला जो ये सेक्शन है ना, इसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा लार्ज
इंटेस्टाइन है जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। नेक्स्ट, ये एनस वाला सेक्शन, इसको भी हम नाम दे देते हैं, ये है एनस, सॉरी अपेंडिक्स, ये है अपेंडिक्स जो हमारे डाइजेशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। और सबसे लास्ट में ये एनस बनाना, हिंदी में लिख देना इसको गूदा। दैट्स इट। देखो कितना सिंपल वे में मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है ना, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि अरे बाप रे क्या ही पढ़ना है हमको, तो बस इसलिए मैंने बोला है कि इसको जाने दो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो लीजिए, मैंने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके बता दिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कैसे होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना क्या है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही हमारा फूड कहाँ पर जाता है, माउथ में जाता है, कितनी चीजें हेल्प करती हैं तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा फूड जब माउथ में जाएगा तो 3 चीजें हेल्प करेंगी, है ना। अच्छा, आगे सब लिखा है वैसे, तो इसको मैं यहाँ पे ना भी बताऊं तो चल जाएगा। देखो जब मैं, हाँ ये लिखा है तो अलग से इसको बताने की वैसे जरूरत नहीं है। तो जब मैं अभी यहाँ पहुंचूंगी तो वापस से इसमें पूरा नाम लिख के बता दूंगी, केवल ओरली समझिए। तो ये पूरे हमारे पार्ट्स हैं जो बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब नॉर्मली थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले फूड माउथ में गया, माउथ में जाने के बाद वो, पहली बात तो लीवर में फूड नहीं जाता है, ये भी सुन लीजिए। मैंने जहां जहां आपको बताया है वहां वहां फूड जाएगा। 4 पार्ट में मैंने आपको बताया था। अब आप कहेंगे कि लीवर भी तो है इसमें, गॉल ब्लैडर भी तो है इसमें, पैनक्रियास भी है। कभी सुना है आपने किसी के लीवर में खाना गया है? पॉसिबल है क्या? नहीं है। यहाँ से केवल बाइल जूस निकलता है, जैसे लीवर से बाइल जूस निकलता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा, हमारे फूड को एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, बेसोफिलिक कन्वर्ट करेगा या क्षारीय बनाएगा। ये बाइल जूस का काम होता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो दूसरे पार्ट्स है ना, ये मत सोचना कि खाना सब ही जगह जाएगा। फूड सबसे पहले माउथ में जाएगा, फिर ये ग्रसनी से होता हुआ कहां पर जाएगा? स्टमक में। फिर स्टमक से किस में जाएगा? छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत से कहां जाएगा? बड़ी आंत से, और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जब हमारा जो फूड है वो छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लीवर से बाइल जूस निकलता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और पेनक्रियास से भी कई तरीके के जूस निकलते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। तो ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और पूरी तरह से डाइजेशन यहाँ हो जाता है। और जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं सबसे लास्ट में वो यहाँ पर ही हमारे पूरे बॉडी में मिल जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से इस तरह से होता हुआ एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं जो मेनली आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। एक ड्यूडेनम होता है, एक जेजुनम होता है, और एक इलियम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, सेकम, कोलन और रेक्टम करते हैं। ठीक है, सो ये है आपके सामने स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए, तो ये तो डायग्राम के लिए ही हालांकि मैंने स्पेस छोड़ा था। अब हम आते हैं अपनी प्रोसेस की तरफ, तो समझिएगा इसके बारे में। पहली चीज तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, इस माउथ से लेकर एनस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। कहां से कहां तक? वो माउथ से रहती है, और माउथ से होते ही फिर कहां तक एंड होती है? तो वो एंड हो जाती है बिल्कुल एनस तक। ये पूरी क्या होती है? अंदर बाहर के सब मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल होती है, 6 से 9 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 6 से 9 मीटर। और जो एसोवेगस होती है ना, आहार नाल, वो 25 सेंटीमीटर होती है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि फूड सबसे पहले कहाँ रखते हैं हम? अंतर्ग्रहण कहाँ पर होता है? माउथ में होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, माउथ में जब ये होगा तो कितनी चीजें हेल्प करेंगे? तो भाई माउथ में जब ये जाता है तो 3 चीजें हेल्प करती हैं। कितनी चीजें? 3। और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो आपके टीथ ही हेल्प करेंगे। अब सही है, बस तरीका देख रही थी कि मैं कैसे लिख दूं कि वो थोड़ा ठीक दिखे। सबसे पहले तो टीथ हेल्प करेंगे आपकी, और फिर
टंग हेल्प करेंगी आपकी, और फिर सलाइवरी ग्लैंड हेल्प करेगी। सलाइवरी ग्लैंड ये आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमारा फूड यहाँ से चल जाएगा कहाँ पर, बक्कल कैविटी। वैसे तो ये माउथ में खाना रखा, बकल कैविटी में इतनी सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद आता है फेरेनिक्स। फेरेनिक्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। जो फेरेनिक्स होता है वो दो चीजों को रास्ता देने का काम करता है, फूड पाइप को और विंड पाइप को। खाना खाओगे तो खाना आपका फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में पहुंचाएगा, और अगर हवा है तो हवा कहाँ पहुंचाएगा, हमारे लंग्स में। कभी भी इनका काम क्रॉस नहीं होता है ना, कि हमारी हवा है तो वो सीधे पेट में चली गई और खाना है तो वो लंग्स में चला गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वहां पर एपिग्लोटिस होता है, घाटी ढक्कन होता है। तभी हमसे कहा जाता है कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि करते तो हमें ठसका लग जाता है। उसके पीछे कारण ही यही होता है। फिर अच्छा, पहली चीज तो यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। ग्रास नाल या ग्रसिका में होता है क्या, तो यहाँ पर भी नहीं होता है। कहाँ होता है, स्टमक यानी कि अमाशय में। तो हमने क्या देखा कि माउथ में रखा, तीन चीजों ने हेल्प करी। अब जैसे ही हमारा फूड कहाँ पर जाएगा, स्टमक। अब जैसे ही हमारा फूड कहाँ पर जाएगा, स्टमक में, तो यहाँ से भी कई सारी चीज जो है वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी चीजें हेल्प करेंगी, सबसे पहले तो आपको एचसीएल प्रोटेक्ट करेगा, फिर आपको म्यूसिन लेयर प्रोटेक्ट करेगी। म्यूसिन लेयर हिंदी में जिसे हम मतलब म्यूसिन लेयर को म्यूकस के नाम से भी जाना जाता है, और म्यूसिन लेयर म्यूसिन परत बोलिएगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस, जो कि क्या कहलाता है, जठर रस। जो कि क्या कहलाता है, तो जो कि जठर रस कहलाता है। सो ये कुछ हमें इस तरीके से तीन चीजों को पढ़ना है। स्टमक के बाद अब हमारा जो फूड है वो कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही हमारा जो फूड है वो यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर कितनी चीजें हेल्प करेंगी, तो फिर करती हैं तीन चीजें मदद। और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, ड्यूडेनम है ना, और एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और एक क्या हो जाएगा, इलियम। ये क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। नेक्स्ट आइएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन सेक्शन है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है आपका सेकम, सिक्कम के बाद है कूलन, और उसके बाद है रेक्टम, और उसके बाद है रेक्टम, है ना। ये कुछ तीन चीजें हैं जो डाइजेशन में आगे जाके हेल्प करने वाली हैं। चलिए, तो ये है कुछ आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब हम और भी चीजें जानना स्टार्ट करते हैं। ये तो केवल मैंने आपको थोड़ा सा भी बताया है। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा हो। जितना बेसिक से जाकर जितना पॉसिबल हो सकता था वो मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अभी हमने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, तो कुछ नाम यहाँ पर ऐसे आने वाले हैं जिन्हें देख के शायद आपको थोड़ा सा डर लगे, पर डरना नहीं है, क्योंकि आपको केवल नाम याद रखने। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक ही टॉपिक में मैं पूरी बायो पढ़ा दूं। एक एक सिंगल टॉपिक ही मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। तो इसमें ना हमें दो चीजें पढ़नी है। डाइजेशन के दो तरीके होते हैं, एक अंतःकोशिकीय पाचन होता है, यानी एक इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है, और एक एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। तो इन दोनों में डाइजेशन कैसे होता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत थोड़ा सा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। तो ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यानी अंतःकोशिकीय पाचन। आप इसके नाम से ही समझ जाइए कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो जब पाचन की प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है, क्या बोल रहे हैं कि ये कहां पर होती है, कोशिकाओं के भीतर होती है, यानी सेल्स के अंदर होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। मैंने कहा था ना, नाम से ही समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस वहां कोशिका को ऐड करना है, वो भी सेल्युलर या कोशिकीय इसमें लिखा हुआ है। तो जहां पर भी डाइजेशन सेल के अंदर होगा उसे क्या कहेंगे हम, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जो कि कौन करते हैं, अमीबा करते हैं, पैरामीशियम करते हैं और स्पंज करते हैं।
इनका डाइजेशन कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है, हमारा नहीं होता है। हमारा, मैंने आपको पूरी सेल पढ़ाई, मैंने कहीं आपसे डिस्कशन किया कि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इवन मैंने आपको ये बताया है कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन के का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि पावर हाउस ऑफ दिस सेल किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। जो प्लांट सेल होती है उसमें जो लीफ वाला सेक्शन है, जो लीफ होती है, वो अपना फूड कैसे बनाती है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, बट मैंने कहीं पर भी ये डिस्कशन नहीं किया कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में नहीं होता है ना, वो प्लांट्स में भी नहीं होता है। अब वो कहाँ होता है तो वो हम देख रहे हैं। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन की बात करें तो यहाँ डाइजेशन कोशिका के अंदर होगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? अमीबा, पैरामीशियम और स्पंज होगा। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन की बात करें तो नाम से ही समझ जाइए, अब इसमें जो डाइजेशन होगा वह कहाँ पर होगा? कोशिका के बाहर होगा। अगर कोशिका के बाहर डाइजेशन होगा तो वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा सेल्युलर। इसे बाह्य कोशिकीय डाइजेशन या पाचन भी कहते हैं, और ये उच्च श्रेणी के जीवों में आता है, जैसे एनालिडा हो गया, मोलस्का हो गया, कॉर्डेटा हो गया। तो इनका डाइजेशन कहाँ पर होता है? कोशिका के बाहर होता है, सब ये इसमें आते हैं। दैट्स इट। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, मे बी आपने अमीबा का नाम सुना ही होगा, है ना, पैरामीशियम का नाम भी सुना होगा, स्पंज भी सुना होगा, लेकिन आपने एनालिडा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, मोलस्का हो गया, इसका नाम नहीं सुना होगा। ये क्लासिफिकेशन का पूरा पार्ट है, क्लासिफिकेशन का सेक्शन है, केवल इसे नाम से याद करिए। फिर जब मैं वहां पे पहुंचूंगी तो इसको भी क्लासिफाई करके हम जानेंगे कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किन किन में पाए जाते हैं। ओके, सो ये टाइप्स ऑफ डाइजेशन में दो चीजें मैंने आपको बताई। अब स्टेप्स ऑफ डाइजेशन क्या होता है कि मैंने वो वाली जो स्टेप्स बताई है ना, वो तो हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी है, और डाइजेशन होता ही ऐसे। बट आपको बायो की लैंग्वेज में ना ये 5 स्टेजेस मिलेंगी, बायो की भाषा में आपको ये 5 स्टेजेस मिलेंगे, तो इनको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो बस इसी को ही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज इंजेशन लिखा है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन। अब इन पांचों का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंजेशन क्या होता है? तो जैसे ही हम अपने फूड को माउथ में रखते हैं, बस हमारे फूड को माउथ में रखने की जो प्रोसेस होती है ना, यही क्या कहलाती है? इंजेशन कहलाती है। सबसे पहली प्रोसेस क्या थी? इंजेशन, जिसमें हमने अपने फूड को केवल माउथ में रखा है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही फूड को माउथ में रखते हैं तो डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो गया। और कितनी चीजों ने हेल्प करी? तो मुख में है क्या? टीथ है आपके, टंग है आपकी, और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवा आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी। अब डाइजेशन यानी पाचन क्या होता है? तो ये जो जटिल फूड होते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, है ना, तो जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। ये मैंने आते से ही आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उन्हें सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। अब आप कहेंगे कि हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या खा लिया? तो हम दिन भर में बहुत सारी चीजें खाते हैं और बहुत सारी चीजें पीते भी हैं, सबका ही डाइजेशन हो जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, तरह तरह की चीजें खाते हैं। मे बी आपने फैट से बनी कोई ऐसी चीज खा ली जिसका डाइजेशन इजीली नहीं हो सकता है। कई बार किसी का नॉर्मल खाने से भी डाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण हमारे बॉडी में कुछ कॉम्प्लेक्स फूड आ जाते हैं। जैसे आप नॉनवेज खा रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा मात्रा में एक टाइम खाया, दूसरे टाइम खाया, तीसरे टाइम खाया, और आपकी हैबिट ही नहीं है, लेकिन वो है भी तो कॉम्प्लेक्स फूड ना। मैं तो कह रही हूँ आपकी हैबिट भी है, लेकिन है तो वो कॉम्प्लेक्स फूड। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन की प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, उसका सरल भोज्य पदार्थों में टूटना बहुत जरूरी है, ताकि उससे जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो हमें बॉडी में मिल जाए, और जितने वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो यही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अवशोषण, जिसे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आंतों द्वारा भोजन के में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण। बेसिकली जो अवशोषण है ना, ये कहां पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो अवशोषण क्या करता है? तो हमारी आंतों द्वारा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। एक्चुअली लास्ट में क्या होता है ना, कि जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे बॉडी में चले जाएंगे, है ना, वो मतलब ये न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। तो वही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण।
नेक्स्ट है उसके बाद एसिमिलेशन। ये क्या होता है, स्वांगीकरण इसे बोलते हैं। तो ये अवशोषित भोज्य पदार्थों का शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा निर्माण में उपयोग, यानी कि जो जो डाइजेस्टेड फूड हमको मिल गया है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचाना और हमारे बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करना या ऊर्जा को उत्पादन करने का काम ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। मैंने आपको बताया ना, पहली चीज तो ये, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ ना, न्यूट्रिशंस बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो, प्रोटीन के फॉर्म में हो, फैट के फॉर्म में हो, विटामिन के फॉर्म में हो। अब आप कहेंगे फैट भी जरूरी है क्या? हर चीज की कोई सीमा होती है। अगर आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खा रहे हो तो वो आपके लिए सही नहीं है। अब आप दिन भर फैटी आइटम्स ही खाओगे तो आपसे कौन बोलेगा कि उसको खाना चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ मात्रा में तो आपको उसका सेवन करना पड़ेगा। और कई सारी चीजों में आपको पता भी नहीं होता है बट उसमें फैट होता है ना। तो अब जैसे कुछ लोग रोटी खाते हैं, रोटी खाने से फैट आता है क्या? किसी किसी को उसी से आ जाता है। आप टाइम टू टाइम खाना पीना खाइए और सिस्टमेटिक रहिए, बॉडी को थोड़ा सा रूटीन में लेकर चलिए, अपने बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रखिए, टेंशन लेना थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो अगर आप खाना भी नॉर्मली खाते हो ना, जैसे सुबह दोपहर शाम खाया जाता है, नाश्ता किया जाता है, लंच किया जाता है, डिनर किया जाता है, जैसे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक चलता है, तो आपको मोटा होने से कोई नहीं रोक सकता। बट इसमें भी ना अलग अलग तरीके की बॉडी होती है। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो कितना ही खा ले लेकिन वो मोटा नहीं हो सकते, और कुछ बॉडीज ऐसी भी होती हैं जो थोड़ा सा खा लेंगे तो भी मोटे हो जाते हैं। होता है कि नहीं? अब ये मेरी बात से ना कई सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। कुछ लड़के या लड़कियां सोच रहे होंगे, अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो कितना ही खा लूं, मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ या मैं मोटी नहीं हो रही हूँ। इसका ना हमारे दिमाग से भी बहुत लेना देना होता है कि आप खा कैसे रहे हो। पता चला आप खा रहे हो लेकिन आपके दिमाग में और कुछ ही चल रहा है। आप बहुत टेंशन में ही हो, पेपर निकालना है, हमें बहुत सारा पढ़ना है, कोर्स कंप्लीट करना है, कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, सिलेबस बहुत ज्यादा है। पता चला आपके माइंड में ये चल रहा है और आप खाना तो खा रहे हो, खाना बहुत टेस्टी है, खाना बहुत अच्छा है, बट वो दिमाग या आपके बॉडी में नहीं लगेगा क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं है। तो हमारा दिमाग शांत हो और हम खाना खाएं तो ये हमारे बॉडी में थोड़ा जल्दी लगता है ना। तो हर चीजें बॉडी में जरूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, बट हाँ, उसका जरूरत से ज्यादा सेवन हमें नहीं करना है। स्वांगीकरण के बाद नेक्स्ट आते हैं उसके बाद इजेशन, जिसे हम बहिर्क्षेपण कहते हैं। तो जो अपचे भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना है, वो भी किसके रूप में? मल के फॉर्म में, है ना। इसे बाहर निकालने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? इजेशन, या इसे हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये हो गया हमारा 5 स्टेजेस में डाइजेशन। अब कभी ये 5 वर्ड आ जाए तो ऐसे घबराना नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। सिंपली ध्यान रखिए, आपने अपने फूड को माउथ में रखा तो ये क्या कहलाएगी? प्रोसेस इंजेशन कहलाएगी। पूरा जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसे सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो ये अवशोषण होता है। अवशोषण किस चीज का होता है? तो जितने भी पोषक तत्व न्यूट्रिशंस होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है? तो जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है उनका शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मतलब हमें एनर्जी दे ताकि वो चीजें, वही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। और सबसे लास्ट में उसका मल यानी वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? तो वो इजेशन कहलाता है। आई होप आपको ये 5 चीजें भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं। अब सबसे पहला हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं माउथ वाला सेक्शन, है ना। जैसे ही फूड को हम माउथ में रखेंगे तो मैंने आपको बताया था 3 चीजें हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो 3 चीजें हेल्प कैसे करने वाली हैं, है ना। दांत कैसे हेल्प करेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो आज का यही है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हमारे जो टीथ यानी दांत हैं, पहली चीज तो वो 3 तरीके के होते हैं। एक गर्तदंती होते हैं। जीवन में हमारे दांत 2 बार आते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, इसलिए इसे हम द्विबार दंती कहते हैं। और मनुष्य के ही दांत क्या कहलाते हैं? हेटेरोडोंट कहलाते हैं, जिसे हम विषम दंती कहते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे दांत जीवन में 2 बार कब कब आते हैं। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति जिसके दांत 3 बार आते हैं तो मुझे बाद में जरूर भी बताना, मतलब या आए भी हो या आपको आपने किसी इंसान को देखा हो कि उसके दांत 3 बार आए हो, ऐसा नहीं होता है। दांत केवल और केवल 2 बार आते हैं। अच्छा, आते कब कब है? एक तो बचपन में ही आ जाते हैं और एक कब आते हैं? बड़े होकर आते हैं। अच्छा, 2 दांत जो ये आए ना, इसमें एक होते हैं मिल्क टीथ,
जो 2 बार दांत आते हैं उसमें एक होते हैं मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत, और एक होते हैं परमानेंट टीथ, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत। अब हमसे किसी ने पूछा कि मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांत कितने होते हैं, 20, और परमानेंट कितने होते हैं, तो वो 32 होते हैं, है ना। पर मैं आपको बता दूं, कई सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 32 दांत अभी नहीं आए होंगे। आए होंगे क्या? ऐसे फिंगर लेके चेक मत करने लगना, और कर भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं, मे भी किसी किसी के आ गए हो, उसके पीछे रीजन है। एक्चुअली 28 तक तो सबके आ गए होंगे, अब ये मत कहना कि मेरे 28 भी नहीं आए, 28 तक तो आ गए होंगे, पर वो 4 दांत अलग होते हैं। ये पीछे के 4 दांत होते हैं जिन्हें हम विजडम टूथ कहते हैं। हिंदी में ये क्या कहलाती है, अक्ल डाल कहलाती है। हिंदी में क्या कहलाती है, अक्ल डाल। कब आती है ये आएगी तो हमें अकल भी आ जाएगी क्या? ये सब केवल कहावतें हैं, है ना। मेच्योरिटी के लिए बेसिकली ये कहा जाता है। बट जो अक्ल डाल होती है वो 18 के बाद किसी भी उम्र में आ जाती है, किसी किसी की ना बहुत जल्दी आ जाती है और किसी किसी की बहुत लेट भी आती है, तो ऐसा भी होता है। ओके, तो हमने देखा कि जीवन में दांत कितनी बार आ रहे हैं, तो जीवन में जो दांत हैं वो 2 बार आ रहे हैं, और कब कब आ रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया, साथ ही साथ हमने संख्या भी जानी है। चलो, तो एक एडल्ट में दांतों की संख्या 32 होती है, टीनेजर्स में 28 होती है। मैंने बताया ना, 28 के पीछे रीजन क्या है, आपके विजडम टूथ नहीं आए होंगे, तो फिर उनमें कितनी होगी संख्या, 28। और एक बच्चा जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत जो होते हैं बच्चे में, उनकी संख्या 20 होती है, जो कि मैंने ऊपर भी आपको लिखकर बताया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं, और ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में 1 बार आते हैं? जब आपके दांत बचपन में कितने हैं, 20 है, और बड़े होकर कितने हो गए, 32, तो इसके 20 और इसके 20, ये जीवन में कितनी बार आए हैं, तो ये जीवन में 2 बार आए हैं। तो जीवन में जो 20 दांत है वो कितनी बार आएंगे, 2 बार। कितने दांत हैं जो एक ही बार आएंगे, तो 32 में से 12 घटा दो, तो 32 दांत जो है वो कितनी बार आते हैं, एक बार। स्थायी दांत होते हैं ये, और जीवन में कितनी बार आएंगे, एक। कोई समस्या? चलो नेक्स्ट आते हैं। दांत किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। इसका जो आधारीय भाग होता है, यानी इसका जो बेस होता है, वो क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है, जो कि कैसा होता है, येलो होता है। हमारे दांतों के ऊपर सबसे कठोर परत होती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। तो व्हाइट लेयर का क्या होता है, एनामेल होता है। क्या होता है, एनामेल होता है, सबसे कठोर होता है ये। अगर हमारे माउथ की अगर मैं बात करूं, इन द पीएच ऑफ, पीएच का मतलब समझते हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इन द पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज लेस देन 5, यदि किसी भी ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाली चीज का पीएच 5 से कम है, तो वो आपके दांतों के लिए अच्छी नहीं है। यदि किसी चीज का पीएच 5 से कम है, तो वो आपके दांतों को हार्म कर सकती है, उसे नुकसान पहुंचा सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो बिल्कुल बेसिक मैंने आपको कहानी बताई कि हमारे जो दांत है वो जीवन में 2 बार आते हैं। और हमारे दांतों के बारे में बात करें तो ये हेटेरोडोंट होते हैं, 20 दांत पहले ही आ जाते हैं, फिर वो टूट कर गिरते हैं, और फिर 28 आएंगे, फिर 18 के बाद धीरे धीरे करके 4 दांत और आते हैं। जब ये 4 दांत आते हैं, इन्हें हम विजडम टूथ, अक्ल डाल कहते हैं। ये जब दांत आएंगे तो आपको बराबर से फील होगा, आपको पेन होगा, तकलीफ होगी, किसी किसी को सूजन भी हो जाती है, खाने पीने में दिक्कत, और भी बहुत कुछ होता है ना। ऐसा भी नहीं होता कि हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, नॉर्मली दर्द पेन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जीवन में 2 बार जो दांत आते हैं वो कितनी संख्या है उनकी, और 1 बार वाले की संख्या भी बताई, और कुछ बेसिक चीजें मैंने इसके बारे में बताई। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसका ना डायग्राम बनाकर पढ़ने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाकर पढ़ने वाले हैं कि जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और दांत जो है वो संख्या में, जो तो मैंने बताया ही आपको, पर हम देखेंगे कि ये दिखते कैसे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि दांत जीवन में कितनी बार आते हैं, तो दांत जो है वो 4 तरीके के होते हैं। एक इंसाइजर होगा, एक कैनाइन होगा, एक प्रीमोलार होगा, और एक मोलार होगा। हिंदी वालों कृंतक, रदनक,
अग्र चवर्णक और चवर्णक ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में करती हूँ। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ हिंदी में हम जिसे क्या बोलेंगे? दांतों के प्रकार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दांतों के प्रकार कि दांत जो 32 हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। और इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं कुछ यहाँ एरोज बना देती हूँ जो मैं आपको पढ़ाने, जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसके बारे में, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक होते हैं इंसाइजर्स, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक। एक होते हैं कैनाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं, है ना। एक होते हैं प्रीमोलार, प्रीमोलार, जिसे हम अग्र चवर्णक कहते हैं, जिसे हम अग्र चवर्णक कहते हैं। और सबसे लास्ट में लिखेंगे हम मोलार, जिसे हम चवर्णक कहते हैं, जिसे हम चवर्णक कहते हैं। तो ये 4 तरह के दांत हम सभी के मुख में पाए ही जाते हैं। कोई ये मत कहना कि मेरे मुंह में इनमें से कुछ एक नहीं है, सब है आपके पास, है ना। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, दांतों की भी कमी नहीं है। मैं आपको ना ये भी बताऊंगी कि ब्रेसेस क्यों लगते हैं और ब्रेसेस लगते कैसे हैं और लगवाने चाहिए कि नहीं, ये भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आजकल बहुत फैशन चल गया है। हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए बहुत सी चीजें, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बट दांतों का ये ट्रीटमेंट हमारे लिए अच्छा है या नहीं, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इसके काम जानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा ना, ये आपके जो फूड है ना उसे कट करने का काम करते हैं, उसे काटने का काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कटिंग टीथ बोलते हैं। कौन से टीथ बोलते हैं? कटिंग टीथ, इसलिए हम इसे बोलते हैं। अच्छा, जो कैनाइन होते हैं ना, ये क्या करते हैं? अच्छा, ये साइड में ना नुकीले से होते हैं। इंसाइजर्स हमारे आगे के दांत होते हैं, साइड में अपने से नुकीले से देखोगे ना, जिससे वो थोड़े राक्षस जैसे दिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैनाइन कहलाते हैं। ये मेनली कुछ हार्ड चीजें होती हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं, या मैं कहूँ नॉनवेज खाने के लिए किन दांतों का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, तो वो कैनाइन का यूज किया जाता है। तो आते हैं कैनाइन की तरफ। इसका मेन काम क्या होता है? तो ये हमारे फूड की चीर फाड़ करते हैं। क्या करते हैं? उसकी चीर फाड़ करते हैं हमारे फूड की। इसलिए इसे कौन से टीथ बोलते हैं? तो इसलिए हम इसे टियरिंग टीथ कहते हैं, है ना। टीथ कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रीमोलार। क्या करते हैं? तो ये हमारे फूड को पीसने का काम करते हैं, ये हमारे फूड को पीसने का काम करते हैं। कैनाइन के बाद के जो टीथ होंगे वो ये होते हैं, और इसलिए इसे हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, क्योंकि ये उसे क्या कर रहे हैं? पीस रहे हैं। नेक्स्ट, मोलार की अगर मैं बात करूं तो ये टियरिंग और ग्राइंडिंग दोनों होते हैं, ये दोनों ही काम करते हैं, सबसे लास्ट के होते हैं। और ये क्या करेंगे? उसकी चीर फाड़ भी करेंगे, साथ ही साथ ये उसे पीसने का भी काम करेंगे। दोनों ही चीजें ये करते हैं। That's it. तो ये कुछ आपके सामने स्ट्रक्चर है। आई होप आपको आपके दांतों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो कि दांत आपके कैसे काम करते हैं। आगे के दांत, नुकीले दांत, थोड़ा सा पीछे, सबसे पीछे। अब चलिए डायग्राम की हेल्प से जानते हैं कि कैसे।
कैसे हमारे दांत जो हैं वो काम करते हैं, इसे अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेना। फिर मैं नंबर्स में भी इनको बताऊंगी कि ये कितने होते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं एक साइड लिख रही हूं एडल्ट फॉर्मूला। एडल्ट फॉर्मूला हिंदी डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, दांतों के सूत्र। दांतों के सूत्र हिंदी में जो कि क्या कहलाते हैं, दांतों के सूत्र। अच्छा, दांतों के जो सूत्रों के बारे में अगर बात करें तो ये अलग अलग होते हैं। एडल्ट में ये अलग होंगे, पहली चीज। वयस्क के दांत जो है उनके सूत्र अलग होते हैं। और चाइल्ड में जो सूत्र होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं बच्चे के दांतों के, वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं ये जानो। एडल्ट में जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2123 होता है और चाइल्ड में 2102 होता है। इसका मतलब समझिएगा कि जो एडल्ट है उनमें इंसाइजर्स कितने होते हैं, तो वो 2 होते हैं, कैनाइन 1 होगा, प्री मोलार 2 होते हैं और मोलार 3 होते हैं। बच्चों में इंसाइजर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्री मोलार होते ही नहीं है, और मोलार कितने होते हैं, 2। इससे बराबर क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कौन से दांत पाए ही नहीं जाते हैं, तो बच्चों में प्री मोलार नहीं पाए जाते हैं। हमारे में मोलार 3 है क्योंकि विजडम टूथ होते हैं, वो उनको मिलाकर ये 3 हो जाते हैं। और मोलार की अगर बात करें तो ये चीज बच्चों में तो नहीं होती, इसलिए इनके मोलार कितने हैं, 2 हैं। अब एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रही हूं टीथ का। टीथ का मैं डायग्राम बना रही हूं, उससे भी समझिएगा इसको। एक चीज और, 1/4 पार्ट में पढ़ना है ये आपको। कितने पार्ट में पढ़ना है, 1/4 पार्ट में पढ़ना है। तो समझे इसे। आगे के ये जो 2 दांत हैं ये आपके इंसीजर हैं, ये कैनाइन नुकीला सा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, प्री मोलार होगा, और सबसे लास्ट में क्या होंगे, आपके मोलार होंगे, है ना। मुंह थोड़ा सा छोटा बन गया है, दांत थोड़े से बड़े बन गए हैं, पर अब आप केवल समझ जाओ। अब ध्यान से देखें, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हमारे इंसाइजर्स है, ये हमारा कैनाइन है, ये दोनों हमारे प्रीमोलार है, और लास्ट के ये जो 3 है, कहाँ गया, अच्छा एक एक्स्ट्रा बन गया क्या, चलो बढ़िया है। ये क्या हो जाएंगे, हमारे मोलार होंगे। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार 2 हो गए, फिर ये 3 क्या हो जाएंगे, मोलार होंगे। अब मैं ना उसको मिटा रही हूं साइड से ताकि ये प्रॉपर हो जाए। चलो, तो हमने क्या देखा, हमारे दांत कैसे दिखाई देते हैं। तो मोलार और प्रीमोलार में डिफरेंस ये होता है कि मोलार जो होते हैं, प्रीमोलार जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं, लेकिन जो मोलार होते हैं ना वो और भी ज्यादा चौड़े होते हैं, और इस तरह से ऐसे नुकीले टाइप भी होते हैं, मतलब ये रास्ता इसका प्रॉपर नहीं होता। ये मोलार होते हैं, सबसे लास्ट में पाए जाते हैं। एक चीज और उसमें मेंशन कर लेना अलग से, क्या मेंशन करेंगे कि सबसे लास्ट वाला ये क्या कहलाता है, इसे हम विजडम टूथ कहते हैं। टूथ ही लिखना है इसको। हिंदी वालों आप क्या कहेंगे इसे, अक्ल डाढ़। क्या कहेंगे आप इसे, अक्ल डाढ़। किस उम्र में आती है ये अक्ल डाढ़, तो ये 18 के बाद, 18 के बाद किसी भी उम्र में आ सकती है। किसी किसी के 18 में ही आ जाती है, किसी के 22 में आती है, किसी के 25 के बाद भी नहीं आ पाती है ना, मतलब बहुत स्लो आती है, तो वो क्या होते हैं, विजडम टूथ। मैंने ये जो फॉर्मूला आपको बताया वो 1/4 पार्ट का है। यदि आपसे ओवरऑल पूछे, पूरा पूछे, अगर आपसे पूरा किसी ने पूछा कि चलो बताओ कि जो इंसाइजर्स होते हैं वो कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्री मोलार कितने हैं, प्री मोलार कितने हैं, या फिर मोलार कितने हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया फिर क्या होगा। तो ये ध्यान से देखो, जब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। कैनाइन 1 यहाँ है, तो फिर 3 जगह और मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। प्री मोलार 2 यहाँ पर
है 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितने हो जाएंगे 8। और मोलार 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल कितने हो जाएंगे 12। और अगर हम इन सब को टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारे कितने टीथ निकल कर आएंगे 32 टीथ, यानी कि 32 दांत। दैट्स इट। अब यहाँ पर आपका दांतों का पूरा सेक्शन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई हो, आपको समझ में आ गया हो आपके दांतों के बारे में, ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे दिखते हैं, कब आते हैं, कब टूटते हैं, ये सब। अब मैं थोड़ा सा ब्रेसेस के बारे में बता देती हूँ। ब्रेसेस लगाने से आपके दांतों की जो उम्र है वो लगभग 10 साल कम हो जाती है। ब्रेसेस कई सारी कंडीशन में लगते हैं, जैसे किसी किसी के दांत थोड़े से बाहर हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने दांतों के बाहर होने का बोला है, हमारे जो जबड़े होते हैं उनके बारे में नहीं बोला है, क्योंकि उस कंडीशन में फिर सर्जरी ही होती है। जबड़ों को ऐसे जो तार होते हैं ब्रेसेस के माध्यम से उसको पीछे नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन दांत अगर आपके बाहर है तो डेफिनेटली वो पीछे होंगे, पर जब वो पीछे होंगे तो स्पेस चाहिए होगा। स्पेस नहीं है तभी तो दांत बाहर आए ना, लेकिन अगर आपको उसे पीछे लेके जाना है तो स्पेस चाहिए होगा, जिसके लिए आपके टीथ निकलते हैं। लगभग 3 से 4 दांत तो डॉक्टर आपका निकालेगा ही निकालेगा, डेंटिस्ट आपके दांत लगभग 3 से 4 निकालेंगे ही निकालेंगे। और ये कौन से दांत निकलते हैं ये भी सुन लीजिए, तो ये आपके प्रीमोलार निकलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने इंसाइजर लिया और निकाल के फेंक दिया, प्रीमोलार निकलते हैं। ओके, और दांत जब निकलेगा तो इसका सीधा कनेक्शन किससे होता है, हमारे ब्रेन से होता है, तो इसका आपके ब्रेन पर भी इफेक्ट होता है। आप अपनी उम्र के पहले ही अपने पूरे दांतों को हिला रहे हैं और कुछ दांत को जबरदस्ती खींच के निकाल रहे हैं, जिसके कारण आपके दांतों की उम्र कम हो जाती है। और किस कंडीशन में लगते हैं ब्रेसेस, तो किसी किसी के दांतों में गैप होते हैं, तो जब गैप है तो दांत निकालने की स्थिति तो बहुत कम ही होती है ना, कि मान लो कि गैप कहाँ है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो मान लीजिए किसी के दांतों में गैप होता है तो उस कंडीशन में भी क्या लगते हैं, ब्रेसेस लगते हैं। ये 2 कंडीशन में लगते हैं, पर दोनों ही कंडीशन किसी के लिए भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उम्र के पहले ही आप अपने दांतों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उम्र के पहले आप इसे निकालेंगे, इसका भी कनेक्शन सीधे किससे होता है, ब्रेन से होता है। कुछ ये चीजें थी जो मैंने आपको बताई। बाकी आज की क्लास यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, यदि आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन करेंगे, एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेट एई जेईई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजया बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नॉन टेक्निकल के सिंगल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिंदी, जनरल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, बायलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम अगर हमें क्रैक करना है तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा और प्रॉपर नोट्स बना के ही पढ़िएगा, बस मैं यही सजेशन आपको दूंगी। आज की क्लास करते हैं ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।